वाले हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति, यही पहली क्रांति थी जिसके बाद भारत देश जो है धीरे धीरे आजाद होना शुरू हुआ था। ठीक है, क्लास 10 ICSE चैप्टर 1 हिस्ट्री फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। इंट्रोडक्शन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। लिसन, revolt of 1857 is a juncture in modern history in which everybody took part from peasant to king and queens। इसका मतलब 1857 का विद्रोह आधुनिक इतिहास का एक ऐसा मोड़ है जिसमें हर कोई शामिल है, किसानों से लेकर राजा रानियों तक ने भाग लिया। पहली बात, एक बात हम करते हैं कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मेडिएवल हिस्ट्री, एंड द लास्ट वन इज मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, फर्स्ट वन इज एंशिएंट हिस्ट्री, सेकेंड वन इज मेडिएवल हिस्ट्री, एंड द थर्ड वन इज मॉडर्न हिस्ट्री। सो जब हम लोग अभी पढ़ेंगे तो वो मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, और ये कहता है कि 1857 का विद्रोह जो था, जो रिवोल्ट था, वो भारत के आधुनिक इतिहास में, भारत के मॉडर्न हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा मोड़ लाया था। क्या मोड़ लाया था, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ब्रिटिश अराइव्ड एज अ ट्रेडर्स। ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज जो थे वो भारत क्यों आए थे? अंग्रेज भारत व्यापार करने आए थे। ठीक है, और व्यापार करते करते उन्होंने भारत पे राज कैसे किया ये भी समझिएगा कि अंग्रेज जो है भारत तो पहले व्यापार करने आए थे, और व्यापार करने के लिए उन्होंने परमिशन लेकर व्यापार शुरू भी कर दिया था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्होंने एक युद्ध किया, और वो युद्ध थी बैटल ऑफ प्लासी। वो युद्ध थी बैटल ऑफ प्लासी, और उसी बैटल के बाद से जो अंग्रेज हैं वो भारत पे शासन शुरू कर दिए थे। विक्ट्री ऑफ बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दैट विच आफ्टर विच बैटल ब्रिटिश स्टार्टेड देयर रूल्स इन इंडिया, सो यू विल मार्क विक्ट्री ऑफ बैटल ऑफ प्लासी इन व्हेन 1757। ओके, now we will learn causes and consequences. Okay, causes and consequences. What is causes and what consequences? आखिर क्या कारण था जिसके कारण से रिवोल्ट हुआ? ऐसा क्या कारण था जिसके कारण से भारत के लोग गुस्सा गए और ब्रिटिश पे टूट पड़े थे? कोई तो कारण होगा, बिना कारण के दुनिया में कुछ नहीं होता है। तो क्या कारण था? रिवोल्ट ब्रोक एट 1857 बट ग्राउंड फॉर द बैटल प्रिपेयर्ड 100 years बिफोर। विद्रोह तो 1857 में उठा था, लेकिन जो विद्रोह की जो आग थी वो भारतीय सेना में, भारतीय जनता में बहुत पहले से लग रही थी। आग इसलिए बहुत पहले से लग रही थी क्योंकि ब्रिटिश जो थे भारतीय पे बहुत कड़ा शासन कर रहे थे। ठीक है, और वो लोग बस देख रहे थे। देखो, आग तो लग चुकी थी, बस आग में कोई तेल डालने वाला मिलता जिसके कारण से वो होता। हाँ, तेल, आग में तेल कौन डाला, घी कौन डाला? फिगर्ड बाय एन इवेंट ऑफ यंग सिपॉय मंगल पांडे। कौन डाला था? मंगल पांडे। और मंगल पांडे के बारे में आगे हम लोग और जानेंगे। अब शुरू करते हैं कि आखिर ये काउजेस, कारण क्या क्या था जिसके कारण से भारत के लोग विद्रोह पर उतर आए थे, रिवोल्ट पर उतर आए थे। रिवोल्ट का मतलब होता है कि आजकल हम लोग भी करते हैं ना कि सरकार के प्रति अपनी आक्रोश दिखाते हैं। सरकार कोई फैसला लेता है तो हम लोग गुस्से में उसके उस फैसले का विद्रोह करते हैं। तो वो उस समय हुआ था। तो पहला है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स, प्रोडक्ट्स एंड क्राफ्ट्समैन। ठीक है, याद रखिएगा हम लोग अभी काउजेस पढ़ रहे हैं, आखिर किन कारणों से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, फर्स्ट काउजेस, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस, प्रोडक्ट्स एंड क्राफ्ट्समैन मीन्स संसाधन, उत्पाद और कारीगरों का शोषण। ठीक है, ब्रिटिश कैसे करके इन वर्गों के लोगों पर अत्याचार किए, ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश केम एज ट्रेडर्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ब्रिटिश भारत आए थे क्यों? ट्रेडर्स, एज ए ट्रेडर्स, व्यापारी बन करके। क्यों आए थे? क्योंकि वो इसलिए आए थे कि हम व्यापार करके अपने प्रॉफिट को और बढ़ाएंगे। आगे, दे बाय रॉ मटेरियल्स एट चीप प्राइस एंड सेल मैन्युफैक्चर्ड गुड एट हायर प्राइस। वो क्या करते थे? उनका काम क्या था कि रॉ मटेरियल्स यानी कि कच्चा सामान बहुत सस्ते दामों में खरीदते और मैन्युफैक्चर्ड सामान बहुत बड़े महंगे दामों में बेचते। अब जैसे कि कच्चा सामान में हम बात कर लें, आटा, गेहूं,
जिससे कि क्या बिस्कुट बने, या फिर और भी कोई कच्चा सामान, जैसे कि उस समय जो ब्रिटिश कच्चा सामान हम लोगों से लेते थे वो थी इंडिगो। ठीक है, वो थी इंडिगो। ये सब ब्रिटिश क्या करते, बहुत कम रेट में लेते, चीप रेट में लेते थे हमारे किसानों से, हमारे क्राफ्ट्समैन से, और उसी को फिर वापस बना करके हायर रेट में बेचते थे। ठीक है। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड मोनोपोली ओवर ट्रेड एंड कॉमर्स। जब पहली बार ब्रिटिश भारत आए थे तो उन्होंने बहुत से लोगों से परमिशन लेके अपना व्यापार शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि अपने भारत पे व्यापार का और कॉमर्स का मोनोपोली यानी कि मनमानी स्थापित कर लिया। क्या कर लिया? मनमानी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार और वाणिज्य पर एकाधिकार स्थापित किया, मतलब कि ऐसा मनमानी करने लगे कि उनके बिना ना कुछ प्रॉफिट होगा, ना उनके बिना कोई लॉस होगा, ना उनके बिना कोई लोग मार्केट में कोई सामान बेचेगा, ना ही खरीदेगा। एक चीज हम बोलते हैं, जैसे कि कोई भी हैंडीक्राफ्ट्स, जैसे कि हम बात करते हैं क्राफ्ट्समैन की, ठीक है, कारीगरों की, वो क्या किए, एक मट्टी का घड़ा तैयार किए। ठीक है, मट्टी का घैला तैयार किए इस टाइप का, और ये हाथ से बना हुआ है तो ऑब्वियसली इसका प्राइस जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा। अब वही प्रोडक्ट ब्रिटिश से आ रहा है, सेम घैला प्लास्टिक का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का बना हुआ है, तो इसका प्राइस ऑब्वियसली लो होगा। तो जनता किसको खरीदेगी? ज्यादा दाम वालों को, कम दाम वालों को? तो कम दाम वालों को खरीदेगी। तो इसके कारण से ब्रिटिश जो है अपने ट्रेड पे, व्यापार पे मनमानी करने लगे। नेक्स्ट, इंडिया हैंडीक्राफ्ट वेयर हाईली डिमांडेड इन वेस्ट फॉर इट्स फाइन क्वालिटी, सून दे लॉस्ट कंपटीशन। ब्रिटिश के आने से पहले जो भारतीय हैंडीक्राफ्ट था वो वेस्ट में बहुत ज्यादा डिमांडेड था, बहुत लोग उसको खरीदना वेस्ट में पसंद करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी कंपटीशन खो दिया। बिकॉज हैंडमेड प्रोडक्ट्स वाज एक्सपेंसिव। हमने कहा था ना कि हैंडमेड प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है। क्राफ्ट्समैन लॉस्ट देयर लिवलीहुड। अब हैंडमेड प्रोडक्ट देखिए, हैंडमेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, किसान बेच रहे हैं, और वो बिक भी नहीं रहा है, इसलिए धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपनी लिवलीहुड, जीने की तरीकों को जीने के लिए पैसा नहीं मिला उन लोगों को, तो वो धीरे धीरे अपने जीवन को खो दिए। ठीक है, दैट इज आवर फर्स्ट वन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स प्रोडक्ट्स एंड क्राफ्ट्समैन, कि कैसे ब्रिटिश ने हर वर्ग के लोगों पर शासन किया। ठीक है, ये पहला कारण हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे कारण पे, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट। पीजेंट का मतलब होता है किसान, और किसान ही अभी भी हमारे देश के सबसे बड़े इकोनॉमिकल वो हैं। समझिएगा इस बात को कि इंडिया हैज अ एग्रेरियन इकोनॉमी एंड मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस। अभी ना हम लोग बहुत सारे शहर देख रहे हैं, बहुत सारे मशीन्स को देख रहे हैं, लेकिन आज से 100, 200, 300 साल पहले जो भारत थी वो सिर्फ एक किसान प्रदेश था। भारत में सब लोग किसान यानी खेती करना पसंद करते थे। ठीक है, तो उस समय भी इंडिया की जो, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वो किस पे डिपेंड करती थी? इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती थी? सिर्फ और सिर्फ किसानों पर डिपेंड करती थी। किसान खेतों में काम करेंगे, अनाज उगाएंगे और फिर उसको बेचेंगे। इससे क्या था कि भारत एक अच्छे स्थिति पर, अच्छे पोजीशन पर था। तो किसान जो था उस समय देश का इकोनॉमी संभालता था। सो मतलब कि बहुत सारे अन्न अनाज उपजा रहे हैं, वो देश में रख भी रहे हैं, देश में बेच भी रहे हैं, देश में खा भी रहे हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या हुआ, ध्यान दीजिए। ब्रिटिश एनेक्सेशंस, फार्मर्स वेयर फोर्स्ड टू ग्रो कैश क्रॉप्स सच एज इंडिगो, कॉटन, ओपियम एक्सेट्रा। अब हमने कहा था ना कि ब्रिटिश जो थे, सबसे पहला रूल जो है वो बैटल ऑफ प्लासी के बाद आया था, यानी कि 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश का रूल यहाँ पे भारत में स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद ब्रिटिश ने क्या किया कि कुछ जगहों पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया। कुछ जगहों पर जब उसने कब्जा जमा लिया तो वहां के किसानों को फोर्स किया कि तुम फूड क्रॉप्स नहीं, कैश क्रॉप्स करो। क्या करो? कैश क्रॉप्स। अब ये कैश क्रॉप्स क्या होता है? ऐसे क्रॉप्स जिससे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके कुछ पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो इसी से जब ब्रिटिश ने एनेक्स किया, यानी जब ब्रिटिश ने दूसरे देशों पर कब्जा किया, तो फार्मर्स को फोर्स किया गया क्या करने के लिए? कैश क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, जैसे कि इंडिगो, कॉटन एंड ओपियम। ओके, इस कारण से देखिए, अब ब्रिटिश जब कब्जा करके किसानों को फोर्स किए कि आप फूड क्रॉप्स के जगह कैश क्रॉप्स ग्रो करो, तो उसका बहुत सा परिणाम निकल गया है। क्या निकला कि ड्यू टू दिस
फूड क्रॉप्स बिकम एक्सपेंसिव। अब सब लोग ग्रो कर रहे हैं कैश क्रॉप्स, तो फूड क्रॉप्स तो मान लो कि अगर 100 किसान है उसमें से 70 किसान अगर कैश क्रॉप्स ग्रो करें और बचे खुचे 30 किसान सिर्फ फूड क्रॉप्स ग्रो करें, तो ये 30 किसान जो फूड क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, क्या ये संभव है कि सब लोगों के पास खाना अच्छे से पहुंच पाएगा? और वही दाम में मिलेगा जो पहले मिलता था। जब 100 किसान फूड क्रॉप्स ग्रो करते थे तो सबके पास अपने घर में खाना होता और कुछ बचे कुचे को बेच के अपना धन का गुजारा करते थे। लेकिन अब 70 किसान क्या कर रहे हैं कि कैश क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, और कैश क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं लेकिन उसको उतना दाम नहीं मिलता था। ठीक है, जैसे कि अगर कोई इंडिगो की खेती है, नील की खेती कर रहा है या कॉटन की खेती कर रहा है, तो जब ब्रिटिश उससे कच्चा सामान खरीदते तो उसको उतना दाम नहीं देते, और फिर क्या होता कि ये 70 किसान इस 30 किसान के पास फूड क्रॉप खरीदने आते और उनका सारा पैसा वहीं खत्म हो जाता, जिससे कि वो लोग भूखमरी और मृत्यु के शिकार हो गए। दिस लेड टू स्टारवेशन एंड डेथ। अब फूड क्रॉप्स की कमी की वजह से किसान लोगों के पास पैसे नहीं बचे, वो खाना खरीद नहीं पाए और भूख के कारण वो मरने लगे। इंडिगो रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ सॉइल। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इंडिगो मीन्स होती है नील। नील की खेती जो हम लोग व्हाइट कपड़ों में डालते हैं, ब्लू कलर की, वही होती है नील। तो उस समय जो इंडिगो की खेती होती थी वो जो क्या थे कि इंडिगो सॉइल की क्वालिटी को, मट्टी की गुणवत्ता को कम कर देता था, यानी मट्टी की फर्टिलिटी को क्या करता है इंडिगो, कम कर देता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जहां पर भी समझ में नहीं आए आप क्या करें, हमें वो स्क्रीनशॉट या फिर उस पॉइंट का मैसेज कर दें, कमेंट कर दें, हम समझा देंगे आपको। ब्रिटिश का सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है ये एनेक्सेशन एंड एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज, यानी कि ब्रिटिश कैसे अपने साम्राज्य को पूरे भारत पर बढ़ा दिया। उस समय तो सिर्फ प्लासी के युद्ध में उन्होंने हाफ बंगाल पे ही कब्जा किया था, हाफ बंगाल पे, लेकिन आखिर कैसे उन्होंने पूरे भारत पर शासन किया ये देखिएगा। ये उनका बेस्ट पॉलिसीज था, एनेक्सेशन एंड एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज। ठीक है, लिसन, इन द विक्ट्री ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, ब्रिटिश गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एनेक्स अदर टेरिटरीज। जब ब्रिटिश ने बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध में जीत हासिल की तो उन्हें मौका मिला कि हम जब एक युद्ध को जीत सकते हैं तो क्या दूसरे युद्ध को नहीं जीत सकते। उन्हें एक बहुत अच्छा मौका, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, और एक कहते हैं ना कि शेर के मुंह में खून लग जाना, ये वही हुआ। ब्रिटिश लोग पहले डरते थे कि अगर हम भारत पर आक्रमण करेंगे तो भारत वाले हम लोगों को क्या करेंगे, मार करके भगा देंगे। लेकिन जब उन्होंने पहला युद्ध जीता तो उन लोगों को एहसास हो गया कि हम पूरे भारत पर भी कब्जा कर सकते हैं। दैट इज व्हाट they adopted the policy of doctrine of lapse, a very big policy, very bad policy। याद रखिएगा ये क्वेश्चन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लाया था, लॉर्ड डलहौजी। ये देखिए, ये है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, आखिर ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था क्या था, समझिएगा। इंडियन रूलर विदाउट अ नेचुरल हायर वुड नॉट बी अलाउड टू अडॉप्ट एनीवन विदाउट ब्रिटिश परमिशन। क्या हुआ, इंडियन रूलर विदाउट ए नेचुरल हायर, हायर मीन्स सन और डॉक्टर। भारतीय शासक या भारतीय राजा जिसके पास खुद का अपना बेटा या बेटी नहीं है, वो किसी को भी अडॉप्ट नहीं कर सकता है बिना ब्रिटिश के परमिशन के। जैसे कि हम बात करते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, उनके पास भी ना कोई अपना बेटा था ना कोई बेटी थी, तो वो उन्होंने एक सन को अडॉप्ट किया ताकि वही सन आगे जाके उस झांसी का राजा बन सके, झांसी का किंग बन सके। बट ब्रिटिश इसको एक्सेप्ट नहीं किया और बोला कि कोई भी भारतीय राजा या रानी किसी भी बच्चे को गोद नहीं लेगी। अगर उसका खुद का बच्चा नहीं है तो वो किसी भी बच्चे को गोद लेके राज्य उसको नहीं दे सकती है बिना किसके परमिशन के, ब्रिटिश के परमिशन से। दिस इज व्हाट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और कौन लाया था इसको, लॉर्ड डलहौजी लाए थे। ठीक है, याद रखिए यही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर हु applied the doctrine of lapse। ठीक है, so Lord Dalhousie। Now we will move forward। Due to this,
रूलर ऑफ झांसी, सतारा एंड नागपुर वेयर अनहैप्पी। इसी कारण से कौन कौन से रूलर खुश नहीं हुए? झांसी के रूलर, सतारा के और नागपुर के, बिकॉज इन सब के पास अपना खुद का एक नेचुरल हायर या सन नहीं था। ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कुछ क्वेश्चंस और बन के आते हैं। वो है कि ऐसा कौन सा सबसे पहला राज्य था जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर ब्रिटिश की कंट्रोल में आ गया था? तो दैट विल बी आवर सतारा। ओके, दैट विल बी आवर सतारा। और नेक्स्ट सतारा के बाद था अवध। ठीक है, सो दीज टू स्टेट्स वेर फर्स्ट टू कम अंडर द ब्रिटिश रूल by which policies? Doctrine of lapse policy. Okay, now we will move forward. Complete disregard of treaties and pledges. देखिए, जब ब्रिटिश पहली बार भारत आए थे, जब ब्रिटिश 1608 में जो है पहली बार फर्स्ट ब्रिटिश केम टू इंडिया। ब्रिटिश केम टू इंडिया। ठीक है, 1608 में ब्रिटिश पहली बार भारत आए थे। तो जब भारत आए थे ना, तो उस समय के राजा लोग क्या कर रहे थे कि उनसे साइन, यानी कि ट्रीटीज हो गए, प्लेजेस हो गए, कुछ एग्रीमेंट एक तरह से हम कह सकते हैं इसको, उस पर साइन करवा रहे थे कि आप सिर्फ यहाँ व्यापार करने आए हैं, आप ना किसी पे शासन कीजिएगा, ना किसी को मारिएगा, ना पीटिएगा, सिर्फ व्यापार कीजिएगा और यहाँ से वापस चले जाइएगा। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने राज्य पे कब्जा करना स्टार्ट किया, रूल स्टार्ट किया, बैटल ऑफ प्लासी के बाद जब उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के को ला करके बहुत सारे नए नए राज्यों को हड़पा, नए नए राज्यों पर कब्जा किया, तब उन्होंने क्या करना किया स्टार्ट किया कि ट्रीटीज और प्लेजेस का अपमान करना स्टार्ट कर दिया। यानी जो एग्रीमेंट पहले साइन किया गया था उसका कोई वैल्यू नहीं रहा उनके सामने। ठीक है, एरोगेंस ऑफ द ब्रिटिश वेर सीन इन द वे ही डिसऑनर्ड ट्रीटीज एंड प्लेजेस। वो इतने एरोगेंस थे ब्रिटिश कि ना वो किसी एग्रीमेंट का ख्याल किए, ना वो किसी प्लेजेस का ख्याल किए। ठीक है, आगे इल ट्रीटमेंट ऑफ द रूलिंग क्लास। धीरे धीरे ब्रिटिश इतने एरोगेंट हो गए, इतने घमंडी हो गए कि उन्होंने रूलिंग क्लास यानी कि राजाओं को, जो उस समय राजा थे, उन लोगों के साथ भी गलत व्यवहार करने लगे। क्या किए? दे अलाउड नो यूज ऑफ टाइटल ऑफ मुगल एम्परर एंड वेकेट द रेड फोर्ट। सबसे पहले उन्होंने मुगल राजा, उस समय के जो मुगल राजा थे वो कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। उन्होंने कहा कि कोई भी अब मुगल एम्परर का टाइटल यूज नहीं करेगा और लाल किला को खाली करवा दिया। लाल किला को खाली करवा दिया, दिल्ली के लाल किला। इंसल्टेड मराठा पावर बाय नॉट एक्नोलॉजिंग नाना साहेब सक्सेसर टू द पेशवा बाजीराव टू। अब एक चीज यहां आता है कि पेशवा बाजीराव जो थे मराठा के किंग थे। हम लोगों ने मूवी भी देखी है बाजीराव, है ना। पेशवा बाजीराव जो थे वो मराठा के किंग थे और उनका एडॉप्टेड सन था नाना साहेब। और हमने पहले ही पढ़ा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में लॉर्ड डलहौजी कह रहे हैं कि किसी भी भारतीय को जिसका अपना बेटा नहीं है उसको राज्य नहीं मिलेगा बिना किसके परमिशन से? ब्रिटिश के परमिशन से। इसीलिए इन्होंने इंसल्ट किया, किसको? मराठास पावर को इंसल्ट किया। आगे, हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं ना कि ब्रिटिश का एनेक्सेशन और एक्सपेंशन पॉलिसीज कौन कौन सा है, ठीक है, तो सबसे पहला तो आउटराइट वार्स, यानी कि उन्होंने युद्ध जीता था। क्या जीता था? युद्ध बाय आउटराइट वार्स। दूसरा है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि आखिर ब्रिटिश ने भारत पे किन किन नियमों से कब्जा किया। तो पहला है आउटराइट वार्स, यानी युद्ध जीत करके। दूसरा है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तीसरा है सब्सिडियरी अलायंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको लाने वाले शासक का नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। कौन लाए थे? लॉर्ड वेलेस्ली, ब्रिटिश वाइसरॉय थे। इन्होंने एक सब्सिडियरी अलायंसेस की घोषणा की। सब्सिडियरी अलायंसेस में क्या होता है? ब्रिटिश कन्विंस्ड और थ्रेटन द रूलर ऑफ इंडिया टू साइन सब्सिडियरी अलायंसेस। ब्रिटिश क्या किया कि भारतीय राजाओं को धमकाया या कन्विंस किया, क्या करने के लिए? एक संधि साइन करने के लिए, सब्सिडियरी अलायंसेस साइन करने के लिए। इस अलायंसेस में क्या होता? ठीक है, हमने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, एक एग्रीमेंट इंडियन रूलर और एक, ठीक है, ये है इंडियन रूलर, ये है ब्रिटिश, इस दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो गया। वो साइन क्या था? ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी इंडियन रूलर
सब्सिडियरी अलायंस को साइन करता है किसके साथ, ब्रिटिश के साथ, तो फिर उसको बदले में ब्रिटिश क्या देगी, हैव टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप एट देयर ओन कोस्ट। इंडियन रूलर के राज्य में, इंडियन रूलर के पैलेस में ब्रिटिश सोल्जर्स रहेंगे। कौन रहेंगे, ब्रिटिश सोल्जर्स, लेकिन इस ब्रिटिश सोल्जर का मेंटेनेंस कौन करेगा, इंडियन रूलर्स करेगा। नेक्स्ट, कुड नॉट टॉक टू एनी अदर फॉरेन पावर्स। अब जो भी इंडियन रूलर्स सब्सिडियरी अलायंसेस को साइन किया है वो किसी भी विदेशी ताकत से बात नहीं कर सकता है, कोई फॉरेन पावर से वो बात नहीं कर सकता है। ब्रिटिश को डर था कि अगर कोई भी भारतीय रूलर उस समय किससे बात करे, विदेशी ताकत से बात करे, तो हो सकता है कि विदेश से आके वो लोग ब्रिटिश को मार के भगा दे। नेक्स्ट, कुड नॉट फॉर्म एनी अलायंस विथ नेटिव स्टेट। अब जैसे कि ये भी इंडियन स्टेट्स है, ये भी इंडियन स्टेट्स है, ये भी इंडियन स्टेट्स है, अगर ये बंदा सब्सिडियरी अलायंस से साइन कर लिया है तो ये बंदा इससे फिर दोस्ती नहीं, इससे दोस्ती कट जाएगा इसका, ठीक है। कोई भी दोस्ती या कोई भी गठबंधन इससे नहीं करना है, बिकॉज अगर ये सब मिल जाएंगे तो फिर से वापस विदेश भाग सकते हैं। सो जो सब्सिडियरी अलायंस साइन कर रहा है वो ना तो किसी फॉरेन पावर से बात करेगा, ना ही अपने पड़ोसी राज्यों से बात करेगा। किससे, पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी राज्य से बात करेगा। ओके, नेक्स्ट, कीप ब्रिटिश ऑफिसर नोन एज रेजिडेंट एंड कंसल्ट हिम एवरी टाइम्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि जो भी सब्सिडियरी अलायंस को साइन किया है उस राजा के अंदर, उस इंडियन रूलर के अंदर में एक ब्रिटिश रेसिडेंट रहेगा, एक ब्रिटिश मैन रहेगा, एक ब्रिटिश ऑफिसर रहेगा, जो क्या करेगा, हर समय उस राज्य पे नजर रखेगा और कोई भी बड़ी डिसीजन लेनी हो तो उससे पूछा जाएगा, उससे पूछा जाएगा। दैट इज व्हाट इट इज आवर सब्सिडियरी अलायंसेस। इसमें क्या था कि ब्रिटिश कन्विंस्ड और थ्रेटन द रूलर ऑफ इंडिया टू साइन सब्सिडियरी अलायंसेस। इन रिटर्न British will protect the states in following condition. British have to maintain, Indian rulers have to maintain British troops at their own coast, could not talk to any other foreign powers, could not form any alliances with native states, keep British officers known as resident and consult him every times. So this is what subsidiary alliances. Now आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अब सोशल एंड रिलीजियस काउस। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक के कारण क्या क्या थे जिसके कारण से विद्रोह शुरू हुआ था। जैसे जैसे ब्रिटिश हम लोगों पे राज करना स्टार्ट किया ना तो वो क्या किया कि धीरे धीरे अपने तौर तरीके भारत पे चलाने लगा। तो पहला क्या था कि ब्रिटिश हैड नो इंटेंशन टू मिक्स विथ नेटिव स्टेट। अंग्रेजों का मूल निवासियों से घुलने मिलने का कोई इरादा नहीं था। यानी कि जब ब्रिटिश ट्रेड करने आए थे तो उस समय तो बहुत बच्चे की तरह रहे, लेकिन जब शासन करने लगे तो वो आसपास के लोगों से कोई घुलने मिलने का इरादा नहीं था। वो चाहते थे कि हम ब्रिटिश हैं, हम जिस धर्म के हैं, हम जिस रिलीजियंस के हैं, उसी रिलीजन के हम भारत में लोगों को बसाएंगे। सून क्रिश्चियन मिशनरीज केम आफ्टर अराइवल ऑफ ब्रिटिश। अब इसी कारण से तुरंत जैसे ही ब्रिटिश भारत आए थे उसके बाद कौन आ गए, क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए। अंग्रेजों के आगमन के बाद शीघ्र ही ईसाई मिशनरियां आ गई, यानी कि ऐसे लोग जो धर्म परिवर्तन कर दें। आगे दे टुक सम अनपॉपुलर स्टेप्स, और आते के साथ उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए। जो स्टेप्स क्या थे, टीचिंग ऑफ इंग्लिश मेड कंपलसरी। अंग्रेजी की पढ़ाई को क्या कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया। इसीलिए देखिए हम लोग आज ये इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं, ये ब्रिटिश इंग्लिश ही हम लोग आज क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज हम लोगों पे 200 साल किसने शासन किया था, ब्रिटिश ने शासन किया था। इसीलिए हम लोग आज कौन सा इंग्लिश पढ़ते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं। अगर हम लोगों के ऊपर फ्रेंच यानी फ्रांस का शासन होता, अगर हम लोगों पे किसका शासन होता, फ्रांस का शासन होता, तो आज हम लोग फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ रहे होते। ठीक है, सो ये पुरखों से चली आ रही है, बहुत पहले से चली आ रही प्रथा है। तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज भारत आए थे उन्होंने क्या किया, इंग्लिश पढ़ना कंपलसरी कर दिया और क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स वेर इंट्रोड्यूस्ड एवरीवेयर। हर जगह ईसाई सिद्धांत लागू किए गए, यानी कि क्रिश्चियन के लोग किस भगवान की पूजा करते हैं, क्रिश्चियन के लोग कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं, कौन से रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, वही आप लोग भारतीय भी फॉलो करें। दिस इज सोशल एंड रिलीजियस कॉज, यानी हमारे धर्म पे भी उंगली ब्रिटिश उठाने लगे थे।
अब जो धर्म के पुजारी थे उनको तो बुरा लगता ही, दैट्स वाई ये भी एक कारण बन गया किसका, रिवोल्ट ऑफ 1857 का। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट काउजेस दैट मिलिट्री काउजेस, कहना कि मेन कारण है मिलिट्री काउज, सेना का सबसे मुख्य कारण था। क्या था, ध्यान दीजिएगा, विदाउट एम्प्लॉइंग लोकल्स इन आर्मी ब्रिटिश कुड नॉट एनेक्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ब्रिटिश बिना आसपास के लोगों को आर्मी में घुसाए या आर्मी में ज्वाइन करवाए वो इतने बड़े भारत पे राज नहीं कर सकता था, ठीक है। सोल्जर्स वेयर मेनली हिंदूज एंड मुस्लिम, सोल्जर्स क्या थे, हिंदूस और मुस्लिम थे। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856 कहता है कि आर्मी वुड सर्व एनीवेयर विद इन ब्रिटिश एम्पायर। व्हाट इज जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856 सेज दैट एनी इंडियन आर्मी और एनी आर्मी वुड सर्व एनीवेयर विद इन ब्रिटिश एम्पायर। मीन्स कि ब्रिटिश साम्राज्य में कहीं पर भी हम भारतीय आर्मी को भेज सकते हैं, चाहे वो लंदन भेज दें, चाहे वो यूरोप भेज दें, कहीं भी हम ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश के काम के लिए भेज सकते हैं। बट इन हिंदूज क्रॉसिंग सी वाज कंसिडर्ड एज इम्प्योर्स, लेकिन हिंदुओं में ये मान्यता थी उस समय कि समुद्र पार करना वो क्या है, अपवित्र है। अगर कोई भी हिंदू समुद्र पार कर गया तो वो हिंदू धर्म से अलग हो जाएगा, वो अपवित्र हो जाएगा, ठीक है, वो इम्प्योर हो जाएगा। तो ये भी हिंदू वाले लोगों को, जो हिंदू धर्म के लोग थे, जो हिंदू धर्म के आर्मी थे, ये उन लोगों को बुरा लगा कि भाई आर्मी हम हैं तो हम भारत में सेवा करेंगे, हम पूरे ब्रिटिश एम्पायर में सेवा क्यों करें, हम क्यों जाके बाहर जाके अपना बलिदान दें, हमको देश में रहने दो। और हिंदू धर्म में यह मान्यता थी कि अगर कोई भी हिंदू आदमी समुद्र पार करता है तो वह अपवित्र हो जाता है। नेक्स्ट, पुअर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन, इंडियंस वेयर नॉट अलाउड टू राइज अबव द रैंक ऑफ सूबेदार। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी भारतीय को सूबेदार से ऊपर प्रमोशन नहीं दिया जाता था, चाहे वो एक अच्छा सेना हो, चाहे वो एक अच्छा पुलिस अधिकारी हो, फिर भी उसका रैंक सिर्फ सूबेदार तक ही रहेगा। एंड पे स्ट्रक्चर वाज नॉट सेम, मीन्स सैलरी भी सेम नहीं थी। अगर सूबेदार के पोस्ट पे एक इंडियंस है और एक ब्रिटिश है तो इसकी सैलरी जो है मान लो एक्स होगी तो इसकी एक्स प्लस वाई होती थी, ठीक है, हमेशा सेम स्ट्रक्चर नहीं होती थी। नेक्स्ट, दैट इज आवर मिलिट्री काउजेस, एंड मिलिट्री काउज से ही जुड़ा हुआ है इमीडिएट काउज। मिलिट्री काउज से जुड़ा हुआ है इमीडिएट काउज। आग तो सीने में लग गई थी, इतने कारण थे सीने में आग लगने की, भारतीय लोगों के दिल में इतने कारण थे कि वो ब्रिटिश को भगाने के लिए तत्पर थे। आग लग चुकी थी, बस उस आग को एक चिंगारी की जरूरत थी, भभकने की जरूरत थी। और वो चिंगारी किसने दिया, मंगल पांडे ने दिया। और क्या कारण था जो चिंगारी का, सबसे बड़ा कारण था ये एनफील्ड राइफल और ये कार्ट्रिजेस। ध्यान से देखिए, इमीडिएट काउज तुरंत कारण का सबसे बड़ा रीजन था ये एनफील्ड राइफल एंड ये कार्ट्रिजेस। क्या था ये पढ़ते हैं। Rumors spread that cartridges which bitten off before loading were coated with fat of pigs and cows। ये व्हाइट वाला पार्टिकल्स देख रहे हैं आप लोग, इसको दांत से खींचना पड़ता था तब जाके इसको इस बंदूक में लोड किया जाता था। और ये रूमर्स, ये अफवाह फैल गई कि ये जो कार्ट्रिजेस के ऊपर लेयर है जिसको लोग खींचते हैं, सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिपाही खींचते हैं, वो किससे बना हुआ है, पिग्स एंड काउ यानी सुअर और गाय के चमड़े से बना हुआ है। दैट वाज अगेंस्ट बोथ हिंदू एंड मुस्लिम। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म को बहुत करीब से झटका लगा। क्यों झटका लगा, क्योंकि हिंदू वाले लोग गाय नहीं खाते और मुस्लिम वाले लोग सुअर नहीं खाते। हिंदू हम लोग कहते हैं ना कि गाय हमारी माता है, ठीक है, और मुस्लिम वाले लोग भी सुअर की पूजा करते हैं। वन ब्राह्मीन सिपॉय, सिपॉय मीन्स होता है सैनिक, सेना। वन ब्राह्मीन सिपॉय ने मंगल पांडे रिफ्यूज टू यूज द कार्ट्रिजेस एंड किल्ड 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स। एक ब्राह्मण सैनिक था, एक ब्राह्मण लड़का था, आर्मी मैन था, मंगल पांडे। वो बोला कि हम इस कार्ट्रिजेस को यूज
नहीं करेंगे। तो जब उन्होंने मना किया ना, तो कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स उनको जबरदस्ती यूज करने के लिए कहे, और उसने क्या किया, 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को वहीं पे मार डाला। फिर जब उन मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा, तो ही वॉज अरेस्टेड एंड हैंग ऑन 8 अप्रैल 1857। दिस ट्रिगर द रिवॉल्ट। तो मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया और हैंग मतलब फांसी पर लटका दिया गया। कब? 8 अप्रैल 1857 को। और यही मेन कारण था कि रिवोल्ट जो विद्रोह था वो तुरंत में आगे बढ़ा। ध्यान दीजिएगा ना, एक बात हम कहना भूल गए आप लोगों को, स्टार्टिंग में कहना था, हिस्ट्री। हिस्ट्री जो वर्ड है वो किससे बना है? हाई एंड स्टोरी। स्टोरी मीन्स व्हाट? कहानी। स्टोरी मीन्स कहानी। जब आप लोग हिस्ट्री को कहानी के रूप में देखिएगा ना, तो फिर एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। अभी जब आगे आप लोग पढ़िएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, फिर कांग्रेस सेशन, उसके बाद चौरा चौरी इंसिडेंट, जितने भी चीज़ हैं, बहुत चीज़ें भी आगे पढ़िएगा, तो हर एक चीज़ जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। तो आपको क्या करना है कि शुरू से याद रखना है कि हाँ, इस कहानी में पहले शेर आया, फिर चीता का पीछा किया, फिर चीता को मार के खा गया, फिर शेर भी मर गया। तो एक लाइन से याद करना है, उससे बीच से नहीं छूना है। ठीक है। तो सबसे पहले इमीडिएट काउज तो हम लोग पढ़ लिए कि, और ये इंपॉर्टेंट भी है, मंगल पांडे ने 2 ऑफिसर्स को मारा, इसी कारण से उसको अरेस्ट करके उसको फांसी पर लटका दिया गया, और इसी कारण बस रिवोल्ट यानी विद्रोह तुरंत एक्शन में आ गया। अब एक्शन जो आया वो कैसे स्टार्ट हुआ, ध्यान दीजिएगा। 8 अप्रैल 1857 को जब इसको फांसी पर लटकाया गया, तो रिवोल्ट हमेशा उसके बाद से ही शुरू हुआ है। तो जो भी डेट्स आएंगी उसके बाद की आएंगी। तो मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट, वी विल मूव फॉरवर्ड। मेन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट यानी विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन कौन सा था? फर्स्ट वन इज मेरठ। याद रखिएगा, सबसे पहले जब भी किसी भी आप हिस्ट्री में देख लें, तो सबसे पहले बात किसकी होती है? मेरठ की होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहां पर भी 8 अप्रैल, यहां पर भी कुछ लोगों ने कार्ट्रिजेस को यूज करने से मना कर दिया था। ठीक है। सो ऑन May 9, 1857, 85 सिपॉयज वेयर सेंटेंस्ड 10 years imprisonment। कब? अप्रैल के बाद 9 मई को 85 सिपाही यानी 85 सैनिकों को 10 साल की सजा सुना दी गई। कितने की? 10 साल की सजा। अब ह्यूमिलिएटेड इन फ्रंट ऑफ द फेलो सोल्जर्स, 10 साल की सजा तो सुनाई गई, लेकिन उसके फेलो सोल्जर्स, उसके सहपाठी, उसके दोस्त के सामने बेइज्जती कर दिया गया। ह्यूमिलेटेड का मतलब क्या होता है? बेइज्जती कर दिया गया। उन लोगों को कपड़े उतार के घुमाया गया था। ठीक है। सो ऑन 10 मई दे किल्ड ऑफिसर्स, फ्रीड देयर फेलोज एंड मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। सो 10 मई को आसपास के कुछ सैनिक ने क्या किए, वहां के सारे ऑफिसर्स को मार गिराए, अपने फेलोज, अपने दोस्तों को जेल से छुटा दिए, आजाद कर दिए, और फिर किधर चले गए? दिल्ली की तरफ बढ़ चले। तो मेरठ से फिर रिवोल्ट कहाँ पहुंचा हमारा? दिल्ली की ओर। ध्यान दीजिएगा, 10 मई को उन लोगों ने ऑफिसर्स को मारा, अपने फेलो सोल्जर्स को आजाद किया, और कहाँ निकले? दिल्ली के लिए निकले। और दिल्ली कब पहुंच गए? 11 मई को पहुंच गए। आस्क्ड द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर टू लीड देम। अब दिल्ली पहुंचने के बाद उनके पास कोई भी लीडर नहीं था। कौन नहीं था? कोई भी लीडर नहीं था। तो उन्होंने किनसे परमिशन ली, किनसे पूछा? मुगल एम्परर, द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर से। British put entire effort into defeating rebels and achieved in September 1857। दिल्ली में इन्होंने कब्जा कर लिया था लाल किला पर, लेकिन फिर ब्रिटिश क्या किए? अपने पूरे इंटायर एफर्ट को झोंक दिए, अपने पूरे कोशिश लगा दिए, और रेबल्स यानी विद्रोहियों को फिर हरा करके वापस दिल्ली पे कब्जा कर लिए। ठीक है। अवर नेक्स्ट सेंटर ऑफ रिवोल्ट वेयर कानपुर। हमने सबसे पहले बात की थी कि पेशवा बाजीराव टू, जिसके अडॉप्टेड सन कौन थे? नाना साहेब थे। ठीक है। उस समय बात की थी जहां पे जो टॉपिक था इल ट्रीटमेंट ऑफ रूलिंग क्लासेस में। ठीक है। तो वहां पर भी रिवोल्ट हुआ, कानपुर में भी रिवोल्ट हुआ। तो कानपुर में रिवोल्ट स्टार्ट किसने किया? लेड बाय नाना साहब। क्वेश्चन आता है कि हु स्टार्टेड द रिवोल्ट इन कानपुर, या फिर रिवोल्ट ऑफ कानपुर लेड बाय होम? तो नाना
साहेब आंसर होगा। एडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव पेशवा टू, पेशवा बाजीराव टू। नाउ लार्ज नंबर ऑफ ब्रिटिश मैन एंड वुमेन फेल इनटू नाना साहेब हैंड। जब नाना साहेब ने कानपुर में रिवोल्ट स्टार्ट किया तो बहुत सारे ब्रिटिश के लोग और मेंस और वुमेन्स जो थे उसके अंडर में आ गए, उसके गिरफ्त में आ गए, उसके कब्जे में आ गए। असिस्टेड बाय तात्या टोपे। नाना साहेब को असिस्ट कौन कर रहे थे? तात्या टोपे कर रहे थे। ब्रिटिश डिफीटेड नाना साहेब इन दिसंबर, ही फ्लेड टू नेपाल। अब ब्रिटिश ने नाना साहेब को भी डिफीट कर दिया, हरा दिया, और नाना साहेब कहाँ भाग गए? नेपाल निकल लिए ये पतली गली से। ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट सेंटर ऑफ रिवोल्ट इज लखनऊ। आप इस लेडीज को देखिए, इनका नाम है बेगम हजरत महल। ठीक है। तो लखनऊ में किसने स्टार्ट किया रिवोल्ट? बेगम हजरत महल ने। और ये नवाब ऑफ अवध की वाइफ थी। कौन थी? नवाब ऑफ अवध की वाइफ थी। सर हेनरी लॉरेंस वाज शॉट डेड। बेगम हजरत महल के रिवोल्ट में ब्रिटिश ऑफिसर सर हेनरी लॉरेंस गोली मारकर हत्या कर दी गई। और फिर सर कॉलिन कैंपबेल ने आकर के इस रिवोल्ट को भी दबा दिया। हाँ, अब हमारे बिहार की बात करते हैं। अब बिहार की बात करते हैं तो बिहार में रिवोल्ट लेड बाय कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर। ये कुंवर सिंह के द्वारा बिहार में रिवोल्ट हुआ था, लीड किया गया था। और वो कुंवर सिंह कहाँ के थे? जगदीशपुर के थे। ही हेल्प्ड नाना साहेब एंड रिबेल्स ऑफ रेवा। ठीक है। कुंवर सिंह ने किनको किनको मदद की थी? नाना साहेब को और रेबल्स ऑफ रेवा को। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि हु लेड द रिवोल्ट ऑफ बिहार? सो कुंवर सिंह। ओके। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, झांसी एंड ग्वालियर। ओके। सब ने शुरू से ये कहानी पढ़ी है, यह कविता पढ़ी है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। भाग भाग रे भागी फिरंगी, झांसी की रानी आई। ठीक है। सो झांसी में किसने रिवोल्ट किया? किसने लीड किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। कंबाइन द फोर्सेस विथ नाना साहेब, जो नेपाल भाग गए थे फिर वापस आ गए। तात्या टोपे, जो जिन्होंने नाना साहेब को असिस्ट किया था। एंड बहादुर शाह जफर, वंस अगेन जो दिल्ली में वापस हार गए थे, वंस अगेन उनका नाम आया। किनका? बहादुर शाह जफर का। तो झांसी के युद्ध में, झांसी के रिवॉल्ट में नाना साहेब थे, तात्या टोपे थे और बहादुर शाह जफर थे। डाइड इन बैटल विथ हर डेथ द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ द सक्सेस डाइड। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते करते मारी गई, मर गई। और इनके मरने के बाद जो भी बची खुशी पॉसिबिलिटी थी कि हम लोग अंग्रेज से आज़ाद हो सकते हैं, वो भी खत्म हो गया। एक अंग्रेजी सिपाही, एक अंग्रेजी वाइसराय ने कहा था कि झांसी की रानी अगर रहती तो भारत को आज़ाद जल्दी दिला देती। ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपेंड? अब देखिए, नाना साहेब यहाँ बच गए हैं, तात्या टोपे बच गए हैं, और बहादुर शाह जफर जो एक लौता और लास्ट मुगल एम्परर इनको कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? लास्ट मुगल एम्परर। क्यों कहते हैं? इनके बारे में अब जानकारी मिलेगी। ठीक है। क्रशिंग द रिवेलियन, रिवेलियन को यानी विद्रोहियों को कैसे दबाया गया? कंपनी हैड नॉट इमेजिन्ड ऑफ द रिवोल्ट इन मैसिव स्केल। ईस्ट इंडिया कंपनी कभी नहीं सोची थी कि जो रिवोल्ट है, जो विद्रोह है, वो इतने बड़े पैमाने पर होगा। बहादुर शाह जफर वे ट्रायड इन कोर्ट एंड कन्विक्टेड। इस लड़ाई के बाद बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया और कोर्ट में लाके दोषी साबित कर दिया गया। ठीक है, दोषी साबित कर दिया गया। हिज सन्स एंड ग्रैंड सन्स वेर किल्ड। अब देखिए यहाँ पे बहादुर शाह जफर के बेटे और उनके पोते को मार दिया गया। ठीक है, बहादुर शाह जफर के बेटे और पोते को मार दिया गया। इसका मतलब इसका अब जो राज्य है, सक्सेसर कोई नहीं बचा, कोई सक्सेसर इसका नहीं बचा। एंड बहादुर शाह जफर वे डिपोर्टेड टू बर्मा एंड डाइड एज अ प्रिजनर, विद दिस द एंड ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर को फिर कोर्ट पे लाया गया, उसको दोषी साबित किया गया और कहाँ भेज दिया गया? बर्मा के जेल में भेज दिया गया। और बर्मा के जेल में वो प्रिजनर की मौत मारे गए। इतने बड़े राजा मुगल एम्पायर के वो कैसे मारे गए? एक बंदी के रूप में, एक कैदी के रूप में मारे गए और उनके बेटे और पोते को भी मार दिया गया। इसी कारण से यहाँ पे मुगल एम्पायर का साम्राज्य खत्म हो गया। नाउ रिवोल्ट के बाद क्या हुआ?
अब इतनी बड़ी रिवोल्ट हुई है, इतनी बड़ी विद्रोह हुई है, तो उसके बाद तो कुछ ना कुछ हुआ ही होगा। क्या हुआ था? सबसे अच्छा काम हुआ एंड ऑफ कंपनी रूल, कि कंपनी का शासन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज कर रही थी, उसका शासन खत्म हो गया। गवर्नर ऑफ इंडिया विल फेल डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ क्राउन। अब भारत पे किसका राज्य रहेगा? क्राउन का, क्वीन का, ठीक है। अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडवाइज्ड बाय 15 काउंसिल ऑफ मेंबर। क्वीन विक्टोरिया या फिर क्राउन ने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया और उसके अंडर 15 लोगों को रखा। फर्स्ट वाइसराय अंडर द ब्रिटिश क्राउन वाज लॉर्ड कैनिंग। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हु वाज द फर्स्ट वाइसराय अंडर द ब्रिटिश क्राउन, यानी ब्रिटिश क्राउन का जब शासन भारत में आया तब उसके सबसे पहले वाइसराय कौन थे? वो थे हमारे लॉर्ड कैनिंग थे। ये तुम्हारा एमसीक्यूज में पूछ सकता है ये सब क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ना। चेंजेस इन ब्रिटिश पॉलिसीज, तो रिवोल्ट के बाद, विद्रोह के बाद सबसे पहला काम क्या हुआ कि कंपनी का राज खत्म हो गया। दूसरा काम क्या हो गया कि ब्रिटिश पॉलिसीज में कुछ कुछ बदलाव हुए। क्या बदलाव हुए? रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स ऑफ डिसऑनरिंग द ट्रीटीज। उन लोगों को यह एहसास हो गया कि हम जो ट्रीटीज यानी एग्रीमेंट को जो डिसऑनर किए, जो अपमान किए, उसको अपनी गलतियों का एहसास हुआ। प्रॉमिस दैट देयर वुड बी नो इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर ऑफ इंडियन स्टेट्स। उन्होंने प्रॉमिस किया कि भारतीय राज्यों के इंटरनल मैटर्स में हम कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। कहाँ, किसमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे? भारतीय राज्यों के कोई भी इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डिसकंटिन्यूड बट फोर्स टू लिमिट देयर आर्मीज। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लाया था? एक क्वेश्चन है, कमेंट में आप लोग बताइएगा, ठीक है। उसको खत्म कर दिया गया और उन इंडियन रूलर्स को कहा गया कि आपके पास आर्मी लिमिट में होनी चाहिए। थर्ड वन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी। जब भारत पे ब्रिटिश क्राउन का रूल आया, शासन आया, तो उन्होंने क्या किया? रेशियो ऑफ ब्रिटिश सोल्जर टू इंडियन सोल्जर्स वेर पुअर। अगर ब्रिटिश सोल्जर और इंडियन सोल्जर्स की रेशियो को देखा जाए तो ये 3:1 या 5:1 में था। तो क्राउन ने सोचा कि सबसे पहले इसको सुधारा जाए, ठीक है। गवर्नमेंट काउंसिल एक्ट 1861 पास्ड टू ब्रिंग गवर्नमेंट एंड इंडियन क्लोजर्स। एक फिर से एक्ट लाया गया जिसका नाम था गवर्नमेंट काउंसिल एक्ट। वो इसलिए लाया गया ताकि भारतीय और ब्रिटिश को एक साथ ला सके। एक्ट अलाउड इंडियन टू बी इलेक्टेड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। गवर्नमेंट ऑफ काउंसिल एक्ट ये कहता है कि भारत भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बन सकता है। गवर्नमेंट ऑफ अनदर नेशन इम्पोजिंग इट्स विल ऑन इंडिया। और दूसरे नेशन के भी गवर्नमेंट जो थे वो भारत पे अपनी पहचान छोड़ रहे थे। दिस इज व्हाट थर्ड पॉइंट। एंड लास्ट वन, ब्रीफ एनालिसिस एंड फेलियर ऑफ रिबेलियन। ये सबसे बड़ा कारण है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिर हम लोग फेल क्यों हुए। रिवोल्ट ऑफ 1857 आखिर फेल क्यों हुआ? इतने बड़े स्केल पर हुआ, हर जगह रिवोल्ट हुए। भारत में उस समय हर सैनिक सेना के पास अच्छे अच्छे लोग थे, बहुत सारे लोग थे, ब्रिटिश कम थे, फिर भी ब्रिटिश जीत कैसे गए, हम लोगों को दबा कैसे दिए, ये देखिएगा। फर्स्ट वन इज पुअरली प्लान्ड एंड पुअरली एक्सिक्यूटेड। मीन्स ना कोई प्लानिंग ना कोई एक्सिक्यूशन, कि अगर प्लान ए फेल हो जाए तो हमारे पास प्लान बी है, ये कुछ नहीं था, सीधे सीधे रिवोल्ट कर दिए। सम ऑफ द रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट एंड द बिग जमींदार्स वेर रिफ्यूज टू ज्वाइन द मूवमेंट। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कुछ ऐसे राजा भी थे जिन्होंने रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको ब्रिटिश से डर लगता था कि अगर हम रिवोल्ट में जाएंगे, हार जाएंगे, तो फिर ब्रिटिश हम लोगों को भी जेल में डाल देगा या मार देगा। सो दैट्स वाई बहुत सारे लोग रिवोल्ट में ज्वाइन नहीं किए। ब्रिटिश एम्पायर हैड फार सुपीरियर रिसोर्सेस इन टर्म्स ऑफ मैन, मनी एंड ग्रेट एम्यूनेशन। ब्रिटिश एम्पायर के पास आदमी भी थे, पैसा भी था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ग्रेट एम्यूनेशन, यानी कि बहुत सारे अधिक गोला बारूद बंदूक सब थे। एसन सेन सेड, एक व्यक्ति है एसन सेन, उन्होंने कहा था कि अपराइजिंग बिगेन एज अ फाइट फॉर रिलीजियन बट एंडेड एज अ वार ऑफ इंडिपेंडेंस। याद रखिएगा कि जो युद्ध शुरू हुआ, जो फाइट शुरू हुआ था ब्रिटिश और इंडिया के बीच में, वो धर्म के प्रति हुआ था,
धर्म के प्रति क्यों हुआ था? क्योंकि सबसे पहले मंगल पांडे ने उस कार्टिलेज को यूज करने से मना किया था, जिस कार्टिलेज में गाय और सुअर की मांस थी। और ये जो फाइट शुरू हुआ था वो एक धर्म के आधार पर शुरू हुआ था, लेकिन खत्म हुआ आज़ादी के आधार पर। इसीलिए इन रिवॉल्ट ऑफ 1857 का दूसरा नाम भी क्या है? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी की पहली लड़ाई। आज़ादी की पहली लड़ाई। Revolt of 1857 is also known as the first war of independence. This is our first chapter of history, the revolt of 1857, or we can name it as a first war of independence. इसमें हम लोग अभी जाने कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है, सब्सिडियरी अलायंसेस क्या था, किसने इन दोनों को लाया था, ठीक है, और क्राउन का शासन कब आया था भारत में, क्राउन के शासन से पहले भारत में किसका शासन था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, मुगल एम्परर का राज्य खत्म कैसे हुआ, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना है बच्चों, थैंक यू। और अगर अच्छा लगा हमारा लेक्चर तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और कहीं पर अगर ऐसा लगा कि कुछ डाउट है या फिर पढ़ाने में दिक्कत हुई हो तो आप हमें कमेंट में कह सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।